नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम स्टडी पर। आप सभी का स्वागत है। सेशन को एक बार आप सभी लोग लाइक और शेयर कर दिएगा ताकि बाकी साथी जो अभी तक नहीं जुड़े हैं तो वो सारे लोग जुड़ जाएं। इसके साथ शुरू करेंगे आज की क्लास को और जीके जीएस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न की बात करेंगे। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो क्या होगा? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजनी नायडू या फिर अरविंदो घोष। पहले प्रश्न का आप सभी लोगों को आंसर करना है, आनंद मठ के लेखक कौन है। देखिए आनंद मठ में अगर हम लोग बात करेंगे तो एक चीज़ आपको याद रखनी है, आनंद मठ के संदर्भ में अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो आनंद मठ के संदर्भ में एक बात तो आपको ये याद रखनी है कि यहाँ पर क्या किया गया है, तो आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया। ठीक है, पहली चीज़ आपको याद रखना है कि सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है, कहाँ पर? आनंद मठ में किया गया। दूसरी चीज़ जो आपको याद रखना है कि आनंद मठ में क्या है, तो हमारे राष्ट्रीय गीत का उल्लेख किया गया है। हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है मेरे भैया? तो राष्ट्रीय गीत अगर आपसे पूछा जाए तो वंदे मातरम है। ठीक है, क्या है? तो हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है और इसका उल्लेख कहाँ पर? आनंद मठ में मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए कि वंदे मातरम को पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया, तो आप आंसर क्या करोगे? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, कौन से? तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी। ठीक है, किसने की थी? तो रहीमतुल्लाह सयानी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगर हम लोग बात करते हैं किसकी? आनंद मठ की बात करते हैं, तो आनंद मठ इसके लेखक कौन हो जाएंगे? बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया है। इसी में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का उल्लेख है और इस वंदे मातरम को सबसे पहली बार 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने की है? रहीमतुल्लाह सयानी ने की है। तो पहले प्रश्न का ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा राष्ट्रगान जो है, ठीक है, तो हमारा राष्ट्रगान क्या है? तो राष्ट्रगान आपको पता है जनगण मन है। ठीक है, क्या है? राष्ट्रगान की अगर हम लोग बात करेंगे तो राष्ट्रगान हमारा जनगण मन है। ठीक है, और ये किस पुस्तक में है? तो ये गीतांजलि पुस्तक में। ठीक है, कौन सी पुस्तक में है? तो ये गीतांजलि पुस्तक में। अगर हम लोग बात करेंगे कौन सी पुस्तक में है, तो गीतांजलि पुस्तक में है। और गीतांजलि पुस्तक की रचना किसने की है? तो आपको पता है रविंद्रनाथ टैगोर ने की है। किसने किया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जो है इन्होंने राष्ट्रगान की रचना की है, जनगण मन। अगर आपसे पूछा जाए जनगण मन जो है, ये जो हमारा राष्ट्रगान है, ये किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया? किस कांग्रेस के अधिवेशन में? तो आप आंसर करोगे क्या? आप आंसर करोगे 1911 के। ठीक है, कब? तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, कहाँ पर? तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी बिशन नारायण धर ने। ठीक है, किसने की थी? इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी बिशन नारायण धर ने। तो इस प्रश्न से इतनी सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। पहले प्रश्न का ऑप्शन संख्या भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? दूसरे प्रश्न का आप सभी लोगों को आंसर करना है। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया या फिर विनोबा भावे। दूसरे प्रश्न का आप सभी लोग आंसर करेंगे। जितने लोग जुड़ते चल रहे हैं सभी लोग इस सेशन को एक बार लाइक कर देंगे, सेशन को एक बार आप सभी लोग शेयर कर देंगे ताकि बाकी साथी जो अभी तक नहीं जुड़े तो वो सारे लोग जुड़ जाएं। इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विनोबा भावे। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी 1951 में। कहाँ से की थी? तो आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से। ठीक है, कहाँ से? तो आंध्र प्रदेश की अगर हम लोग बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में एक स्थान है पोचमपल्ली। ठीक है, पोचमपल्ली। तो यहाँ से इन्होंने क्या किया है? भूदान आंदोलन की शुरुआत की है 1951 में। विनोबा भावे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विनोबा भावे की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये पहले भारतीय हैं जिनको क्या होगा? पहले भारतीय जिनको रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, कौन सा? रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे किसकी? विनोबा भावे की बात करेंगे तो 1951 में इन्होंने भूदान आंदोलन को आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से शुरू किया है। पहले भारतीय जिनको रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाएगा। कब? 1958 में। 1958 में इनको रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाएगा। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न का आंसर करेंगे लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तीसरे प्रश्न का आप सभी लोग आंसर करेंगे
महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, राधा कृष्णन या फिर अरविंदो घोष। क्या हो जाएगा? तो लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। देखो गांधी जी की अगर हम लोग बात करेंगे तो गांधी जी की एक पुस्तक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है हिंद स्वराज। ठीक है, क्या नाम है? गांधी जी की अगर पुस्तक की बात करें, गांधी जी की पुस्तक का नाम हिंद स्वराज है। और कब इन्होंने लिखी थी? तो 1909 में लिखी थी। गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक 1909 में लिखी थी, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, अरविंदो घोष हो जाएगा। ठीक है, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक की अगर हम लोग बात करेंगे तो लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो अरविंदो घोष हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक कौन थे? देखो दो तरीके के प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से आपको दो तरीके के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। पहला प्रश्न तो आपको ये देखने को मिल सकता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई है? तो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में हुई है। और दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि इसके संस्थापक कौन है? वारेन हेस्टिंग्स होंगे, विलियम जोन्स होंगे, जेम्स मैकिनटॉस होंगे या फिर जेम्स प्रिंसेप हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? SSC 1999-2001 में पूछा गया प्रश्न है, बताइएगा बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी 1784 में जिसकी स्थापना होगी, इसके प्रवर्तक संस्थापक कौन है? तो सर विलियम जोन्स है। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ये वही जोन्स हैं, ये वही विलियम जोन्स हैं जो क्या करते हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए जो सैंड्रोकोटस यूनानी इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए यूनानी इतिहासकारों ने सैंड्रोकोटस और क्या करेंगे और एंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, यूनानी इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सैंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग किया गया था। और इस शब्द से पहचान किसने की थी? अगर आपसे पूछा जाए कि पहचान किसने की है तो पहचान की है विलियम जोन्स ने। किसने? तो विलियम जोन्स ने ही पहचान की थी कि सैंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग जो है वो किसके लिए किया गया है? वो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किया गया है। ठीक है, इसकी पहचान किसने की है? विलियम जोन्स ने की है। और विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी मेरे भैया बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत की जो संविधान सभा है इसका गठन किसके अनुसार किया गया था? साइमन आयोग के अनुसार, कैबिनेट मिशन के अनुसार, माउंटबेटन योजना के अनुसार या फिर क्रिप्स मिशन के अनुसार। पांचवें प्रश्न का आप सभी लोगों को आंसर करना है। चलिए फटाफट सभी लोग आंसर कर देंगे। तो देखो संविधान सभा का जो गठन है ये 1946 में, अगर हम लोग बात करेंगे क्या होगा तो मार्च 1946 में। ठीक है, कब? तो मार्च 1946 में क्या होगा? 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। ठीक है, क्या आएगा? तो कैबिनेट मिशन आता है। और इस कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर क्या होगा? संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ठीक है, इस कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत क्या होगा? तो संविधान सभा का, भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। कैबिनेट मिशन में अगर बात करें 3 सदस्य रहेंगे। कौन कौन से? एक तो रहेंगे स्टोफर्ड क्रिप्स रहेंगे। ठीक है, कौन रहेंगे? एक तो रहेंगे आपके स्टोफर्ड क्रिप्स रहेंगे। दूसरे अगर हम लोग बात करते हैं, दूसरे कौन रहेंगे? दूसरे रहेंगे पैथिक लॉरेंस रहेंगे। ठीक है, कौन रहेंगे? पैथिक लॉरेंस रहेंगे। और तीसरे अगर हम लोग बात करेंगे कौन जाएंगे? तो तीसरे A.V. अलेक्जेंडर हैं। ठीक है, कौन है? A.V. अलेक्जेंडर हैं। तो इस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य रहेंगे। मार्च 1946 में आएगा और इसी की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया जाएगा। पैथिक लॉरेंस जो है वो इस मिशन के अध्यक्ष रहेंगे। ठीक है, पैथिक लॉरेंस क्या रहेंगे? तो इस मिशन के अध्यक्ष रहेंगे। तो ऑप्शन संख्या बात करेंगे बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? बताइएगा। पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता आपसे पूछ रहा है C.V. रमन, रविन्द्रनाथ टैगोर, H. खुराना या फिर अमर्त्य सेन। क्या हो जाएगा? पहले नोबेल पुरस्कार विजेता की बात कर रहा है। देखो अगर आपसे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता पूछा जाए, पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता तो हो जाएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इनकी किताब का नाम क्या है? तो इनकी किताब का नाम है गीतांजलि। तो इसी पुस्तक के लिए, इसी गीतांजलि पुस्तक के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। साहित्य में नोबेल पाने वाले पहले भारतीय हैं। अगर आपसे अर्थशास्त्र में पूछा जाए, अर्थशास्त्र में नोबेल पाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो अमर्त्य सेन है। 1998 में अर्थशास्त्र में ये नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री हैं। अर्थशास्त्र में नोबेल पाने वाले। C.V. रमन की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1930 में C.V. रमन जो है तो ये क्या होगा? तो ये भौतिकी
भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक है, ठीक है। किसके क्षेत्र में? तो भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में अगर हम लोग बात करेंगे सीवी रमन की बात करेंगे तो पहले भारतीय वैज्ञानिक है जिनको क्या होगा, जिनको नोबेल पुरस्कार मिलता है। कब मिलता है? तो 1930 में मिलेगा, तो ये याद रखिएगा। तो इस अगर आपसे पहले भारतीय पूछा जाए रविन्द्रनाथ टैगोर, अगर पहले भारतीय अर्थशास्त्री पूछ रहे अमर्त्य सेन, पहले भारतीय वैज्ञानिक पूछ ले सीवी रमन, सबकी डेट भी याद रखिएगा किसको कब कब दिया गया। इस प्रश्न का ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ पर संकलित? बताइएगा। अभी आज ही के सेशन में इस प्रश्न का आंसर किया है। राष्ट्रीय गीत की बात करें तो राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है। और ये कहाँ पर संकलित है? ये तो आसान प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आनंद मठ हो जाएगा, ठीक है। जिसकी रचना किसने की है? जिसकी रचना की है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 8वें प्रश्न का आप सभी लोग आंसर करेंगे। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित था? भारत का राष्ट्रीय पंचांग, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है मेरे भैया वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, शक संवत। शक संवत अगर बात करें शक संवत की शुरुआत किसने की थी? तो शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने की है। कब की है? तो 78 ईस्वी में, ठीक है। कब? 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की थी। शक संवत को भारत के राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब स्वीकार किया गया है? तो आप आंसर क्या करोगे? 1957 में, ठीक है। कब? तो याद रखिएगा जो ये शक संवत है, शक संवत को भारत सरकार ने राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब स्वीकार किया है? 1957 में शुरुआत किया है। शक संवत की शुरुआत किसने की थी? कनिष्क ने की थी। कब की थी? तो 78 ईस्वी में की थी। तो ये बात याद रखिएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 9वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुकार कौन था? 9वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से बताइएगा। तो दिल्ली में आपसे पूछा जा रहा है दिल्ली में जो केंद्रीय सचिवालय है इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग का, दक्षिणी खंड का वास्तुकार कौन था? एडवर्ड लुटियंस थे, एंटोनियन रेमंड थे, रॉबर्ट टोर रसेल थे या फिर हर्बर्ट बेकर्स थे। क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न की अगर हम लोग बात करेंगे करेक्ट आंसर एडवर्ड लुटियंस हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, एडवर्ड लुटियंस हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? चलिए 10वें प्रश्न का आप सभी लोग आंसर कर देंगे। चलिए जल्दी से 10वें प्रश्न का आप लोग आंसर कर देंगे। चलिए फटाफट सभी लोग 10वें प्रश्न का आंसर कर देंगे। तो देखो आपके सामने 4 विकल्प हैं, चित्रा है, कपाल कुंडला है, द कोर्ट डांसर है और चित्रांगदा है। बताइएगा 10वें प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो कौन सी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कपाल कुंडला, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो कपाल कुंडला जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है, ठीक है। बाकी चित्रा बात करें, द कोर्ट डांसर बात करें, चित्रांगदा बात करें, ये सब क्या हो जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर की रचनाएं हैं। ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 11वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस एक्ट के माध्यम से किया गया है? 11वें प्रश्न का आंसर करना है। चलिए जल्दी से 11वें प्रश्न का आप सभी लोग आंसर कर दीजिएगा। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को, ठीक है, समाविष्ट करने का प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया है? तो 1861 के भारत शासन अधिनियम, 1892 के भारत परिषद अधिनियम, 1909 के जो है पार्लियामेंटो एक्ट या फिर भारत परिषद अधिनियम, 1919 के भारत सरकार अधिनियम। 11वें प्रश्न का क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो 1892 का, याद रखिएगा कौन सा मेरे भैया? 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, ठीक है। 1892 का क्या होगा? 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। इस अधिनियम के द्वारा क्या किया जाएगा? पहली बार प्रतिनिधित्वक शासन को स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन संख्या बी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 12वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण पूरा हुआ? पहली चीज तो याद रखिएगा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि कलकत्ता में जो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है, अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है ये कहाँ पर है? तो ये कलकत्ता में है। दूसरी बात कि इसका निर्माण कार्य कब पूरा हुआ? तो 1921 में पूरा हुआ। लेकिन अब आपको बताना ये है कि किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ है। कौन होगा भैया? एल्गिन होंगे,
एल्गिन होंगे या फिर क्या होगा, एल्गिन होंगे, कर्जन होंगे, मिंटो होंगे या फिर रीडिंग होंगे। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रीडिंग। रीडिंग का समय क्या है, तो रीडिंग का समय 1921 से लेकर के 1926 का है। और ये जो रीडिंग है ये भारत के क्या हैं, ये भारत के पहले यहूदी वायसराय हैं। ठीक है, क्या है, भारत के पहले यहूदी वायसराय हैं। भारत के पहले यहूदी वायसराय जो है लॉर्ड रीडिंग है। समय इनका 1921 से लेकर के 1926 का है। ठीक है, इनके समय में अगर हम लोग बात करेंगे कलकत्ता में क्या हो जाएगा, तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या होगा, डी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 13वें प्रश्न की तरफ। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे मेरे भैया। क्या हो जाएगा, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल है। एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर, F.S. ग्राउसे एग, R.F. चिसोल्म और H. एरविन या फिर G. विटेट, स्विनफॉन जेबक। क्या हो जाएगा, तो नई दिल्ली की अगर हम लोग बात करेंगे तो नई दिल्ली का जो आर्किटेक्चर है ना, तो ये कार्य किसके द्वारा किया गया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या ए एडवर्ड लुटियंस। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, क्या एडवर्ड लुटियंस के पढ़ा था। तो एडवर्ड लुटियंस अगर आपको ऑप्शन में दिया गया तो ठीक, और इनके साथ अगर एडवर्ड बेकर का भी नाम दिया गया तो भी और अच्छी बात है। ठीक है, तो ये दोनों लोग, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 14वें प्रश्न का आंसर करना है। किसने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बना है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। 14वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। देखो अगर हम लोग बात करते हैं, आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है, पहले प्रश्न आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, आपसे कह रहा है 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज, ठीक है, क्या CHS, ठीक है, क्या होगा, सेंट्रल हिंदू स्कूल, सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो है इसकी स्थापना की गई, जो बाद में क्या होगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बनता है। तो आपसे ये पूछ रहा है, आपसे ये नहीं पूछ रहा है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, आपसे ये पूछ रहा है सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना 1898 में किसके द्वारा की गई है। मदन मोहन मालवीय, लॉर्ड डफरिन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या फिर एनी बेसेंट। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट की आपको दो पत्रिकाएं देखने को मिलेगा, कौन कौन सी, एक तो आपको कॉमनवेल्थ देखने को मिलेगा। एनी बेसेंट की दो पत्रिकाएं हैं, एक कॉमनवेल्थ है और दूसरी कौन सी है, दूसरी है न्यू इंडिया। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो एनी बेसेंट की आपको दो पत्रिकाएं देखने को मिलेंगी, एक कॉमनवेल्थ और दूसरी न्यू इंडिया। याद रखिएगा, एनी बेसेंट की अगर हम लोग बात करें तो ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है, फर्स्ट महिला, ठीक है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है, पहली महिला अध्यक्ष है। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हैं। कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता करती हैं, तो 1917 में जो कलकत्ता में, ठीक है, कहाँ पर, तो कलकत्ता में जो कॉन्फ्रेंस होगी, कलकत्ता में जो अधिवेशन होगा उसकी अध्यक्षता करती हैं, और कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला अध्यक्ष हो जाएंगी कौन, एनी बेसेंट। ऑप्शन संख्या क्या होगा, डी यहाँ सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया। देखो राष्ट्रीय ध्वज की अगर बात करें, अगर आपसे राष्ट्रीय ध्वज का लंबाई चौड़ाई का अनुपात पूछे तो अनुपात कितना होगा, लंबाई चौड़ाई का 3:2 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया, तो आंसर क्या करोगे, तो 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को क्या किया गया है, स्वीकार किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज में अगर बात करेंगे तो आपको क्या होगा, 3 रंग देखने को मिलेंगे और एक चक्र देखने को मिलेगा, और इस चक्र में आपको कितनी, तो 24 तीलियां देखने को मिलेंगी। कितनी, 24 तीलियां देखने को मिलेंगी। राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप किसने बनाया है, चलिए जल्दी से बताइएगा, तो एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू या फिर मैडम भीकाजी कामा। 15वें प्रश्न का आंसर करना है, और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, मैडम भीकाजी कामा हो जाएंगी। अब ये क्यों हो जाएंगी मेरे भैया, क्योंकि ये पहली महिला हैं जो 1907 में, कहाँ पर, तो 1907 में अगर हम लोग बात करेंगे तो 1907 में जर्मनी में, ठीक है, कहाँ पर, तो जर्मनी में एक स्थान है स्टुगार्ट। ठीक है, जर्मनी में एक स्थान है कौन सा, स्टुगार्ट। तो यहाँ पर क्या करेंगी, यहाँ पर तिरंगे का निर्माण करेंगी, राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण करेंगी और उसको फहराती हैं। तो अगर कभी आपसे ये पूछा जाए कि 1907 में जर्मनी में स्टुगार्ट में तिरंगे को फहराने वाली पहली महिला तो कौन, तो मैडम भीकाजी कामा, और यहाँ राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने, तो मैडम भीकाजी कामा। ठीक है, अगर मैडम भीकाजी कामा ऑप्शन में नहीं दिया था और आपको ऑप्शन में पिंगली वेंकैया दिया होता, ठीक है, क्या दिया होता, आपको ऑप्शन में पिंगली वेंकैया दिया होता, तो ये भी आप आंसर सही करके आते। ठीक है, याद रखिएगा, अगर मैडम भीकाजी कामा ना दे करके आपको ऑप्शन में पिंगली वेंकैया दिया होता तो ये ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल एकदम सही होता, पिंगली वेंकैया भी। ठीक है, याद रखेंगे।
जो ये मैडम भीकाजी कामा है, एक इनके संदर्भ में एक बात और याद रखिएगा कि इन्हें भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता था। ठीक है, क्या करते हैं मैडम भीकाजी कामा जो हैं इन्हें भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता था। ठीक है, क्या करते थे, इन्हें भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता था। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 16वें प्रश्न का आंसर करेंगे। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है, बताइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, देवदास रचना के उपन्यास कौन है, तो प्रेमचंद है, मैथिली शरण गुप्त हैं, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर फणीश्वर नाथ रेणु हैं। क्या हो जाएगा, देवदास उपन्यास के लेखक। करेक्ट आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन संख्या क्या होगा, बी यहाँ पर मेरे भैया बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 17वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया, बताइएगा, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है, तो शरत चंद्र चटर्जी के द्वारा, ताराशंकर बंदोपाध्याय के द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। 17वें प्रश्न का आप सब लोगों को आंसर करना है। चित्रा उपन्यास के लेखक आपसे पूछा जा रहा है, करेक्ट आंसर कौन हो जाएंगे, तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे, तो ऑप्शन संख्या अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, सी मेरे भैया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर का उपन्यास है चित्रा, ऑप्शन संख्या सी। आगे बढ़ेंगे 18वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है, प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है, बताइएगा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुंशी प्रेमचंद होंगे, फणीश्वर नाथ रेणु होंगे, जयशंकर प्रसाद होंगे या फिर महादेवी वर्मा होंगी। ठीक है, बताइएगा, तो प्रेम पचीसी के रचनाकार आपसे पूछा जा रहा है। 18वें प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, गबन हो गया, गोदान हो गया, कर्म भूमि हो गया, रंग भूमि हो गया। ठीक है, तो ये सब प्रेम पचीसी हो गया, नमक का दरोगा हो गया, निर्मला हो गया, इन सब के रचनाकार कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 19वें प्रश्न का आंसर करेंगे। क्षुधित पाषाण के रचयिता कौन है, बताइएगा, क्षुधित पाषाण के रचयिता कौन है। 19वें प्रश्न का आंसर करना है जयशंकर प्रसाद, शरत चंद्र मुखर्जी, ठीक है, शरत चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर प्रेमचंद। जल्दी से बताइएगा, क्षुधित पाषाण हंगरी स्टोन्स के रचयिता कौन है। 19वें प्रश्न का आंसर करना। और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं सेशन को, एक बार आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी साथी जो अभी तक नहीं जुड़े वो सारे लोग जुड़ जाएं। जो लोग पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। और इसी के साथ अब आपको रेगुलर क्लास मिलेगी, है ना मेरे भैया। तो अब आपको अभी तक रेगुलर क्लास नहीं चल पा रही थी, लेकिन अब आपको रेगुलर क्लास मिलेगी। आपके एग्जाम्स होने वाले हैं तो आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए रेगुलर क्लास ली जाएगी। रेगुलर आपको इस तरीके के प्रैक्टिस सेशन देखने को मिलेंगे। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। ठीक है, क्षुधित पाषाण हंगरी स्टोन के रचयिता कौन हो जाएंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। 19वें प्रश्न का ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 20वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। विश्व इतिहास की झलक ग्लिम्सेस वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है, बताइएगा, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास की झलक, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लियो टॉलस्टॉय या फिर इनमें से कोई नहीं। 20वें प्रश्न का आप सभी लोगों को आंसर करना है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कर देंगे, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कर देंगे। ठीक है, तो प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, विश्व इतिहास की झलक, चलो जल्दी से बताना। तो विश्व इतिहास की झलक की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वें प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन संख्या आपका ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। इनकी एक और पुस्तक है उसका भी नाम याद रखेंगे, उस पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये भी जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक का नाम है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, 21वें प्रश्न का आंसर करेंगे। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगणमन कहाँ पर गाया गया। तो देखो अभी मैंने आप लोगों को इस प्रश्न का आंसर किया था, अभी आज ही के सेशन में इस प्रश्न का आंसर किया और ये प्रश्न आपको दोबारा से आपको देखने को मिल रहा है। तो बताएंगे आप सभी लोग करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से सारे लोग इस प्रश्न का आंसर करेंगे, सभी अच्छे वाले मेरे भैया लोग, सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। तो सबको पता है कि 1911 में मैंने बात की, 1911 में जो जनगणमन है ये हमारा राष्ट्रगान है, और ये जो राष्ट्रगान है ये सबसे पहले कहाँ पर गाया जाएगा, तो ये सबसे पहले आपको कोलकाता अधिवेशन में देखने को मिलेगा, कोलकाता अधिवेशन में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है, तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता की है बिशन नारायण धर ने। ठीक है, किसने की है, तो बिशन नारायण धर ने। ठीक है, किसने की है, तो बिशन नारायण धर ने। ठीक है, पहली बार 1911 में क्या किया है, 1911 में जनगणमन गाया गया है, कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता बिशन नारायण धर करते हैं। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी मेरे भैया बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या अगर हम लोग बात करते हैं
तो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 22वें प्रश्न का आंसर करेंगे, भारत में पहला समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया? भारत में पहला समाचार पत्र, ठीक है, पहले न्यूज़पेपर की बात हो रही है। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करना मेरे भैया, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे मेरे भैया, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो भारत में आपसे पहले समाचार पत्र की बात कर रहा है, ठीक है। 22वें प्रश्न का आंसर करना है और करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएंगे जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा, ठीक है। भारत में पहला जो समाचार पत्र है वो जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा शुरू किया जाएगा और इस समाचार पत्र का नाम क्या है? तो बंगाल गजट है, ठीक है। क्या है मेरे भैया? तो बंगाल गजट, ठीक है। भारत में पहला जो समाचार पत्र है वो बंगाल गजट है, ठीक है। और इसके संपादक कौन है? इसके संपादक जेम्स ऑगस्टस हिक्की हैं। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। 23वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद, राम मनोहर लोहिया, मंसूर आलम या फिर मोहम्मद अली जिन्ना? द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी, राम मनोहर लोहिया हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया। 24वें प्रश्न का सही लोग आंसर करेंगे। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? बताइएगा, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? 24वें प्रश्न का आंसर करेंगे। तो पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, शरतचंद्र चटर्जी हैं, मुल्कराज आनंद है या फिर विष्णु शर्मा है, ठीक है। 24वें प्रश्न का आप सभी लोगों को आंसर करना है। करेक्ट आंसर कौन हो जाएंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या होगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 25वें प्रश्न का आप सभी लोग आंसर करेंगे। इनमें से किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई है? 25वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएगा? तो किसे, अगर हम लोग बात करेंगे किसे इस्पात का चौखटा स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई है? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। 25वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे, ठीक है। तो 25वें प्रश्न का आप सभी लोग आंसर करेंगे। तो भारतीय नागरिक सेवा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, स्वराज पार्टी या फिर इनमें से कोई नहीं। 25वें प्रश्न का आंसर करेंगे और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या ए, भारतीय नागरिक सेवा, ठीक है। ICS, इंडियन सिविल सर्विसेज, भारतीय नागरिक सेवा जो है इसको इस्पात का चौखटा कहा गया है, स्टील फ्रेम कहा गया है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जरा आप लोग मुझे बताइएगा, ICS की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये जरा मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि ICS की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 26वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। गोदान किसकी रचना? तो आज के सेशन में इस प्रश्न का आंसर किया है। गोदान किसकी रचना होगी? प्रेमचंद की, रविन्द्रनाथ टैगोर की, धर्मवीर भारती की या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की? तो आपको पता है गबन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि जो है, इसके अलावा निर्मला, कमल का जो है कलम का सिपाही, तो वो तो अलग बात होगी, ठीक है। नमक का दरोगा है ना, ये सब क्या हो जाएगा? तो ये सब आपकी किसकी? प्रेमचंद की रचना है, ठीक है। गबन हो गया, गोदान हो गया, कर्मभूमि हो गया, रंगभूमि हो गया, निर्मला हो गया, ठीक है, नमक का दरोगा हो गया, तो ये सब किसकी? मुंशी प्रेमचंद की रचना है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत भारती के रचनाकार कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, बताइएगा। भारत भारती बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। 27वें प्रश्न का आप सभी लोग आंसर करेंगे। तो भारत भारती के रचनाकार कौन है? क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा, राम दयाली सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर मैथिली शरण गुप्त? तो भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। महादेवी वर्मा अगर हम लोग बात करेंगे तो 1982 में इनको क्या किया गया? महादेवी वर्मा जो है, तो इनको अगर हम लोग बात करेंगे तो यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, ठीक है। क्या किया गया? 1982 में यामा के लिए महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली हिंदी भाषा में ये पहली महिला है। महादेवी वर्मा की बात करेंगे तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली हिंदी भाषा में पहली महिला है। 1982 में यामा के लिए इनको दिया गया था, ठीक है। भारत भारती के रचनाकार कौन हो जाएंगे? मैथिली शरण गुप्त जी हो जाते हैं। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 28वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। सैडलर आयोग का संबंध किससे? बताइएगा, सैडलर आयोग का संबंध किससे है? ठीक है, 28वां प्रश्न आपके सामने है। सैडलर आयोग का संबंध किससे? देखो, सैडलर आयोग अगर आपसे पूछा जाए कब आया था तो 1917 में आया था, ठीक है। सैडलर आयोग कब आया था? तो 1917 में। 1917 में सैडलर आयोग आया था। सैडलर आयोग का संबंध किससे? शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। किससे? शिक्षा से संबंधित। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ।
ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता को कब से लागू किया गया? बताइएगा, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता को कब से लागू किया गया? अंग्रेजी शासन के द्वारा भारत में प्रांतीय स्वायत्तता को किस वर्ष से लागू किया गया है? तो मार्ली मिंटो एक्ट 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935। तो प्रांतीय स्वायत्तता को कब लागू किया गया है? पूछा गया प्रश्न है आपके एग्जाम में, क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा क्या होगा? प्रांतीय स्वायत्तता को लागू किया जाएगा। और क्या होगा? और याद रखिएगा, केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया जाएगा। ठीक है, क्या होगा? और केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया जाएगा इसी 1935 के एक्ट से। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, तीसरे प्रश्न का आंसर करेंगे। खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ, ठीक है, किया गया था। तो बताइएगा, खिलाफत आंदोलन की अगर हम लोग बात करेंगे तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होगी कब? 1919 में होगी। ठीक है, क्या होगा? तो खिलाफत आंदोलन की जो शुरुआत होगी वो 1919 में होगी। आपको बताना है कि शुरुआत किसके द्वारा हुई थी? फ़खरुद्दीन अली अहमद के द्वारा, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा या फिर अली बंधुओं के द्वारा? तो किसके द्वारा? तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई थी अली बंधुओं के द्वारा। दो बंधु हैं, कौन कौन से? तो एक है मोहम्मद अली, ठीक है, कौन है? एक है मोहम्मद अली और दूसरे आपके हैं शौकत अली। ठीक है, कौन है? तो दूसरे आपके शौकत अली। तो मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा क्या किया गया? ये दो अली बंधु हैं, इनके द्वारा खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की जाएगी 1919 में। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 31वें प्रश्न का आप सभी लोग आंसर करेंगे। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? भारत में सिविल सेवाओं की शुरुआत किसने की है? सूत्रपात किसने किया? डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस? 31वें प्रश्न का आंसर करना है। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? 31वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका कॉर्नवालिस। देखो, अगर आपसे सिविल सेवा पूछे तो सिविल सेवा पूछे तो आप आंसर करोगे कॉर्नवालिस को। लेकिन अगर आपसे सिविल परीक्षा पूछे कि सिविल परीक्षा किसके समय में शुरू हुई, अगर आपसे पूछा जाए सिविल परीक्षा किस गवर्नर जनरल के समय में शुरुआत हुई, तो सिविल परीक्षा की शुरुआत 1853 में होगी। किसके समय में? डलहौजी के समय में होगी। लेकिन अगर आपसे सिविल सेवा की बात कर ले, किसकी? सिविल सेवा की बात कर ले, तो सिविल सेवा का जो सूत्रपात है ये कॉर्नवालिस के समय में होगा। ठीक है, कॉर्नवालिस के समय में होगा। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 32वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। आपको दो कथन दिए गए हैं, और आपको सही कथन का पहचान करना है। इंग्लैंड की रानी 1858 में भारत की महारानी घोषित हुई। जॉर्ज पंचम और रानी मैरी ने 1911 में दिल्ली दरबार रखा था। 32वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो इंग्लैंड की रानी जो है, ठीक है, ये 1858 में नहीं बल्कि कब? बल्कि 1878 में। ठीक है, 1878 में भारत की महारानी, भारत की साम्राज्ञी घोषित होती है। तो पहला कथन तो आपका गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है जॉर्ज पंचम अपनी रानी मैरी के साथ 1911 में दिल्ली दरबार में हाजिर हुए थे, दिल्ली आए थे। तो ये दूसरा कथन आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? दूसरा कथन आपका बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। 33वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की है? देखो, 1878 में अगर हम लोग बात करते हैं तो 1878 में क्या होता है? 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आता है। ठीक है, क्या होगा? तो 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आता है और इस एक्ट के द्वारा क्या किया जाएगा? भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। ठीक है, क्या होगा? तो इस समाचार पत्रिका के द्वारा इस एक्ट के द्वारा भारतीय समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। तो जो अमृत बाजार पत्रिका है, इसने क्या किया था? इसने इस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा क्या कर ली थी? अंग्रेजी कर ली थी। ठीक है, क्या कर लिया था? तो भारतीय भाषा के जो समाचार पत्र हैं उन पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। तो ये अमृत बाजार पत्रिका क्या करेगा? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल देता है, अंग्रेजी में संपादित होना प्रारंभ हो जाता है और इसीलिए ये पत्रिका काफ़ी चर्चा में थी। और इसके संपादक कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे शिशिर कुमार घोष हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शिशिर कुमार घोष। आगे बढ़ेंगे, 34वें प्रश्न का आंसर करेंगे। निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? बताइएगा, इनमें से कौन सा समाचार पत्र है जो उदारवादी नेताओं की नीतियों का प्रचार करता था या उदारवादी नेताओं का समर्थक था? 34वें प्रश्न का आंसर करना। कौन सा समाचार पत्र है जो उदारवादी नेताओं की नीतियों का प्रचारक था, उदारवादियों का समर्थक था? न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया या फिर फ्री
फ्री प्रेस जर्नल, क्या हो जाएगा, चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लीडर। ठीक है, कौन हो जाएगा, तो लीडर जो है ये उदारवादियों का एक प्रमुख समाचार पत्र था। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 35वें प्रश्न का आंसर करेंगे, झंडा गीत किसके द्वारा लिखा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बताइएगा झंडा गीत किसके द्वारा लिखा गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा या फिर श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा। 35वें प्रश्न की बात करेंगे तो झंडा गीत क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा, ऑप्शन संख्या डी। चलिए आगे बढ़ेंगे, 36वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणालियों के सिद्धांत को कब स्वीकार किया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, और आज के ही सेशन में मैंने इस प्रश्न का आंसर किया। जब भी आपसे क्या करें, जब भी आपसे सिविल सर्विसेज पूछे, है ना, सिविल परीक्षा पूछे, जब भी आपसे क्या करें, सिविल सेवाओं में अगर आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें, जब भी आपसे परीक्षा पूछे तो आप आंसर क्या करोगे, आप आंसर करोगे डलहौजी को। किसके समय में, तो सिविल परीक्षाएं शुरू हुई हैं डलहौजी के समय में। कब हुई हैं, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था 1853 के एक्ट से। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1853। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 37वें प्रश्न का आंसर करेंगे, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपने काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार दिया गया। 37वें प्रश्न का आंसर करेंगे, 37वें प्रश्न का आप सभी लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, तो किस अधिनियम के द्वारा लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के, अभी तक क्या होता था, अभी तक जो गवर्नर जनरल होता था उसको अपनी काउंसिल के फैसलों को मानना बाध्यकारी होता था, लेकिन अब क्या किया गया, अब का अगर गवर्नर जनरल चाहे तो अपने काउंसिल के फैसलों को वो क्या कर सकता है, रद्द कर सकता है। और ये अधिकार सबसे पहली बार किसको दिया गया, कॉर्नवालिस को दिया गया। किस एक्ट से दिया गया, तो याद रखिएगा 1786 के एक्ट से दिया गया। ठीक है, किस एक्ट से, 1786 के एक्ट से कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिल गया था। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 38वें प्रश्न की बात करेंगे, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन, बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है, बताइएगा दुर्गेश नंदिनी उपन्यास के लेखक कौन है। 38वें प्रश्न का आप सभी लोगों को आंसर करना है। रविन्द्रनाथ टैगोर, तारकनाथ जो है गंगोपाध्याय, स्वर्ण कुमारी या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी, क्या हो जाएगा, तो दुर्गेश नंदिनी उपन्यास के लेखक कौन हो जाएंगे, तो हो जाएंगे ऑप्शन संख्या डी बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ेंगे, 39वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान किया, बताइएगा। अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत की स्वतंत्रता के बाद 1947 में भारत की आज़ादी के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान किया है, तो अरुणा आसफ अली ने किया है, तारकेश्वरी सिन्हा ने किया है, कमला रानी सिंह ने किया है या राबड़ी देवी ने किया है। तो किसने किया है, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला का सर्वाधिक योगदान है, करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली की अगर हम लोग बात करते हैं तो अरुणा आसफ अली 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से भी संबंधित थी। ठीक है, क्या होगा, भारत छोड़ो आंदोलन से भी संबंधित थी, क्विट इंडिया मूवमेंट से भी संबंधित थी। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 40वें प्रश्न की बात करेंगे, आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है। प्रश्न का आंसर पहले ही बता चुका हूं, आप लोगों को बताना है। तो वंदे मातरम सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए क्या है, तो राष्ट्रगीत है या राष्ट्रगान है। तो वंदे मातरम क्या है, तो ये हमारा राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, क्या है, राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, और इसकी रचना किसने की है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है। किस पुस्तक में की है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, आनंद मठ में की है। कहाँ पर, आनंद मठ में की है। आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है, तो क्या होगा, तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है, तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है, और इसमें आपको क्या होगा, वंदे मातरम जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत है आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया हो। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दिएगा। अभी के लिए बस इतना ही करूँगा। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।